आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, जिलों को समाप्त करने का यह पूरा मामला है। नीमकाथाना को जिला खत्म करने की चुनौती। राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पेश हुई। पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल ने याचिका दायर की है। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हाईकोर्ट की पीठ आगामी सप्ताह में मामले पर सुनवाई करेगी। तो जिलों को समाप्त करने का ये पूरा मामला है और इसी मामले से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। नीमकाथाना को जिला खत्म करने की चुनौती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सौरभ गृहस्थी जुड़ चुके हैं, उन्हीं से अपडेट ले लेते हैं। सौरभ, पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल ने याचिका दायर की है, क्या कुछ अपडेट है? अगले सप्ताह कहा जा रहा है कि आने वाले सप्ताह में सुनवाई भी होगी पूरे मामले में। जी बिल्कुल, देखिए पिछले साल 29 दिसंबर को राज्य सरकार ने कुछ जिले जो है वो समाप्त किए थे। उसके बाद पहले गंगापुर सिटी और उसके बाद नीमकाथाना को समाप्त करने के खिलाफ जो है वो हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है और पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल ने ये याचिका लगाई है। और याचिका लगाने के बाद अब देखना होगा किस प्रकार से हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई जो है वो होगी। हालांकि जो गंगापुर सिटी का जो मामला था उसमें भी सुनवाई जो है वो एक सप्ताह के लिए टल गई थी। तो अब देखना होगा ये जो याचिका पेश की गई है उसको हाईकोर्ट जो है वो कब सुनता है और किस प्रकार के निर्णय जो है वो सुनाता है। लेकिन राज्य सरकार ने जब इन जिलों को समाप्त किया था तो उसकी अधिसूचना भी जो है वो राज्य सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। तो अब देखना होगा हाईकोर्ट में इस मामले में क्या कुछ आगामी दिनों में देखने को मिलता है। ठीक है सौरभ, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। शून्य और कम नामांकन का हवाला देते हुए प्रदेश सरकार ने राजस्थान के 429 सरकारी स्कूलों को मर्ज कर दिया है, जिसके बाद सत्ता पक्ष विपक्ष के निशाने पर आ गया है। सरकार ने पहले 169 और फिर 260 स्कूलों को मर्ज करने के आदेश जारी किए। देखिए, एक बिल्डिंग में चल रही थी। शून्य और कम नामांकन का हवाला। कुछ विद्यालय में तो शून्य नामांकन है, कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो एक ही परिसर में 2-3 विद्यालय चल रहे हैं, कुछ विद्यालय की दूरी बहुत कम है। विपक्ष के निशाने पर प्रदेश सरकार। इनकी मंशा आम जनता के प्रति सही नहीं है। इनका एक एजेंडा है कि गरीब गरीब ही रहे, वो कभी मुख्य धारा के अंदर नहीं आ पाए। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने एक के बाद एक 2 अलग अलग आदेशों के जरिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के 429 स्कूलों को मर्ज कर दिया है। राज्य सरकार ने इसके पीछे शून्य या फिर कम नामांकन का हवाला दिया है। इसके अलावा बेहद पास 2 स्कूलों के संचालन को भी वजह माना है। जो स्कूल मर्ज किए गए हैं उनमें 14 सीनियर सेकेंडरी और 9 प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल शामिल है। इसके अलावा प्रदेश के 200 प्राइमरी स्कूल शून्य नामांकन के चलते मर्ज किए गए। कम नामांकन वाले प्रारंभिक शिक्षा के 35 स्कूल माध्यमिक शिक्षा स्कूल में मर्ज किए गए। शून्य नामांकन वाले 169 प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूलों का समन्वय किया गया। कुछ विद्यालय में तो शून्य नामांकन है, कुछ में बहुत कम नामांकन है, कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो एक ही परिसर में 2-3 विद्यालय चल रहे हैं, कुछ विद्यालय की दूरी बहुत कम है, या कुछ 2 विद्यालय दोनों में बच्चे भी पर्याप्त हैं लेकिन 2 हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। हमने उनको एक कर दिया नज़दीक है, तो इसलिए इस प्रकार से हमने उसको संतुलन बनाने की कोशिश की ताकि बच्चों को भी दिक्कत ना हो। कम स्थान में विद्यालय चला जाए। 2 विद्यालयों की जगह एक विद्यालय होने से शिक्षकों की भी जो कमी है वो पूरी होगी। गौरतलब है कि भजनलाल सरकार ने पिछले दिनों मंत्रियों की एक कमेटी बनाकर अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूलों की समीक्षा शुरू की थी। इन मंत्रियों की कमेटी ने अब तक कोई सिफारिश नहीं की है।
ऐसे में राज्य भर में एक भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल बंद नहीं हुआ है, जबकि हिंदी मीडियम के 429 स्कूल मर्ज हो चुके हैं। गत कांग्रेस सरकार के अंदर बड़े ही अनियोजित तरीके से सरकारी स्कूलों को रेवड़ी की जैसे बांटने का काम किया। ऐसी कुछ स्कूलों को अभी वर्तमान भजनलाल सरकार ने स्क्रूटनी करके उनको बंद करने का काम किया है। ये अभी जो बंद की गई वो तमाम स्कूलें वो हैं जिनके अंदर 0 नामांकन था, जिनमें 2 स्कूलें एक बिल्डिंग में चल रही थी, अथवा ऐसी भी स्कूलें जिनमें 2 स्कूलों में दूरी 100 मीटर से कम थी, उनको बंद करने का काम किया। तो मुझे लगता है कि इससे जो गैर जरूरी स्कूलें थी वो बंद तो होंगी, परंतु जो स्कूल हैं उनमें शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। स्कूलों को मर्ज करने के फैसले पर राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का आरोप है कि एजेंडे के तहत स्कूल मर्ज किए गए हैं। कई विद्यालय तो ऐसे हैं जहाँ 300-300 बच्चियाँ हैं, उन विद्यालयों को भी ये लोग बंद करना चाहते हैं। तो ये इनकी मंशा आम जनता के प्रति सही नहीं है। इनका एक एजेंडा है कि गरीब गरीब ही रहे, वो कभी मुख्य धारा के अंदर नहीं आ पाए। पिछली बार भी इनकी सरकार थी, लगभग 17,000 से अधिक स्कूलों इन लोगों ने बंद की थी। आज हमने इंग्लिश मीडियम स्कूलें की हैं, उनको ये बंद करने की बात कर रहे हैं। आज हमने नई कॉलेज खोली हैं, उनको ये बंद करने की बात कर रहे हैं। आज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वीसी जो हैं वो नॉन एकेडमिक लोगों को लाने की बात कर रहे हैं। तो ये देश को और इस राजस्थान को किस ओर ले जाना चाहते हैं, ये बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस बीजेपी पर चारों तरफ से हमला कर रही है। स्कूलों को बंद करने के फैसले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया और कहा कि बीजेपी हमेशा स्कूल बंद करने का काम करती है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में एक भी स्कूल बंद नहीं किया और बीजेपी ने 1 साल में ही 450 स्कूल बंद कर दिए। कांग्रेस ने राज्य सरकार को स्कूलों में नामांकन बढ़ने और घटने के आंकड़े सार्वजनिक करने की चुनौती दी है। स्कूलों को मर्ज करने के मामले में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी कम नामांकन का हवाला दे रही है तो कांग्रेस एजेंडे के तहत स्कूलें बंद करने का आरोप लगा रही है। जल्द ही विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और इस सत्र के दौरान ये मुद्दा और गरमाने के आसार हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो है 1954 का कुंभ एकमात्र उदाहरण नहीं है, वहां से लेकर इमरजेंसी और 2014 तक ग्रंथ लिखे जा सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने लोकतंत्र और लोकतंत्र के सारे स्तंभों का गला घोटने की कोशिश की। दिल्ली से गृहनगर जोधपुर पहुंचे गजेंद्र सिंह शेखावत ने गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी से जुड़े सवाल पर कहा कि गांधी परिवार की राजनीति और कांग्रेस पार्टी का वर्तमान नेतृत्व देश दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। उनका चेहरा सबके सामने उजागर हो चुका है। उन्होंने कहा कि हिंदी में एक कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। मुझे लगता है कि उनका चाल, चरित्र और चेहरा सबके सामने उजागर हो चुका है। गांधी परिवार की राजनीति और वर्तमान में नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का, उसको लेकर के अब देश और दुनिया के सामने वो बेनकाब हो चुके हैं। उनका चेहरा सबके सामने उजागर हो गया। वो हिंदी में एक कहावत होती है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। मुझे लगता है कि उनके दांत जो है अब सबके सामने, उनका चाल और चरित्र, चेहरा जो है सबके सामने आ गया है। निश्चित रूप से कुंभ विश्व के लिए एक अनूठा उत्सव है। कुछ इतने बड़े हो रहे हैं आयोजन ने, सरकार का जिस तरह से प्रबंधन है उसको एक केस स्टडी की तरह अध्ययन करने के लिए विभिन्न राज्यों ने भी अपने राज्यों में होने वाले बड़े आयोजनों में कुंभ को देख करके उसकी आयोजन की व्यवस्था को समझा जा सके, इस दृष्टिकोण से देश भर से 45 दिन में, दुनिया भर से 45 दिन में 45 करोड़ लोग कुंभ के साक्षी बनेंगे। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर एसआई भर्ती निरस्त करने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि मैं सरकार में मंत्री हूं, सरकार का हिस्सा हूं। सही बात कहना सरकार का विरोध नहीं होता है। भर्ती क्यों रद्द नहीं हो रही है, इसका जवाब मुख्यमंत्री दे सकते हैं। दौसा विधानसभा चुनाव के दौरान मिली हार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में मुझे चारों तरफ से घेर कर हराया गया। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा स्वामित्व योजना के तहत कार्यक्रम में शिरकत करने अलवर पहुंचे थे। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, पुलिस हेडक्वार्टर ने दिए,
एडवोकेट जनरल ने भी अपनी राय दे दी कि रद्द होनी चाहिए और कैबिनेट सब कमेटी ने भी कह दिया रद्द होनी चाहिए। और हाईकोर्ट का मनसा आपको ध्यान है, हाईकोर्ट भी एक तरह से ये चाहता है कि अगर इतने निकम्मे थानेदार बन के चले जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होगी। पर ये तो तय मुख्यमंत्री जी करेंगे। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। नाबालिग से अपहरण और दुष्कर्म का मामला, 20 वर्ष का कठोर कारावास सुझाया गया है। आपको बता दें कि 1,16,000 का जुर्माना लगाया गया है। 2 वर्ष पुराने मामले में सजा सुनाई गई है। बेंगू थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट लता गौड़ ने ये फैसला सुनाया है। 2 वर्ष पुराने मामले में सजा सुनाई गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नाबालिग से अपहरण और दुष्कर्म का पूरा मामला, और इस पूरे मामले में बड़ी जानकारी आपको दे दे, 20 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया गया है। आपको बता दें कि 1,16,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। और इसी बीच बाड़मेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बॉर्डर पार पाकिस्तान से आया हथियारों का जखीरा। भारत पाक बॉर्डर पर हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ को सफलता मिली है। पिस्टल, 8 मैगजीन और 78 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि रेत के दौरों में छिपा करके ये हथियार रखे गए थे। बाड़मेर से बड़ी जानकारी, बीएसएफ को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा एजेंसियां अब जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। तो सरहदी बाड़मेर जिले में पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल ने अवैध हथियारों का बड़ा जखीरा पकड़ा है। हालांकि बीएसएफ और सुरक्षा एजेंसियों की नाक के नीचे हथियारों की तस्करी का खेल लंबे समय से चल रहा था। बीएसएफ ने इनमें 4 ग्लॉक पिस्टल, 8 मैगजीन और 78 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन के दौरान आपको बता दें कि हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी गई है और ये हथियार पाकिस्तान से भारत भेजे जाने की आशंका जताई जा रही है। ये हथियारों का जखीरा जमीन के अंदर छिपा करके रखे गए थे। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंच करके स्थिति का जायजा लिया। 8 मैगजीन और 78 कारतूस पकड़े गए। ये एक अंतराल पर होता रहता है, यहाँ पर सीमा पर कुछ न कुछ पकड़ आती है, बट हमारे बॉर्डर के सीमा के बड़े सजग प्रहरी हैं सीमा सुरक्षा बल के लोग, और ये उनकी आंखों से नहीं बचता। और ये आप सोचे कि अगर यह हथियार, यह कारतूस अगर निकल आता, ये कहीं ना कहीं विध्वंस का एक बहुत बड़ा प्रतीक बनकर आता। और 31 जनवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और इस बार विधानसभा सत्र काफी हंगामेदार होने की संभावना जताई जा रही है। एक और कांग्रेस पार्टी जिलों को खत्म करने और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होने के मामले को मुद्दा बना रही है और सदन में सरकार को घेरने की योजना तैयार कर रही है, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। सरकार की जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग के तहत पूरे राजस्थान के अंदर जो जिले हैं जहां पानी नहीं आता था, वहां पानी लाने का प्रबंध भी कर दिया गया है। सरकार की प्लानिंग के तहत हमारे युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। बार बार आप देख रहे हैं, रोजगार के लिए उनको पत्र दिए जा रहे हैं, नौकरी के पत्र दिए जा रहे हैं, वैकेंसी निकाली जा रही है। इसे कहते हैं योजना जनता के लिए। और ये जो राजनीति के लिए जो योजना करते हैं, ये पिछले 5 साल में जब सत्ता में थे तो भी अपनी राजनीति की प्लानिंग करते थे और अब भी अपनी राजनीति की प्लानिंग कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने जो जिले बनाए थे, उन्होंने बिना कोई जांच करे, मैं मानता हूँ जो कमेटी बनाई थी, उन्होंने कोई इनकी प्लानिंग थी। इन कमेटी ने जो इनका जो निर्णय दिया कि भाई ये जिले नहीं होने चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। जिले लायक सारे जितने जिला ठाए तो पूरे जिले लायक थे। मैं मानता हूँ कि इन्होंने कांग्रेस के जो जिले बनाए थे, मैं मानता हूँ द्वेषता की भावना से जिले ठाए। हम विधानसभा अब सत्र आ रहा है, उसमें इनका जवाब मांगेंगे लोगों से हम लोगों ने, और जनता जवाब भी देने के लिए तैयार बैठी है। तो भी कोई इलेक्शन होंगे जब। झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू ने यमुना जल मामले में बड़ा बयान दिया है। भांबू ने कहा है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यमुना जल समझौते को धरातल पर लाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। जयपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री इस मामले में चर्चा हुई है। डीपीआर का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। 1 साल के अंदर अंदर यमुना जल को शेखावाटी में लाने के लिए काम धरातल पर दिखने लगेगा।
भांबू आज अपने विधानसभा क्षेत्र की थाना में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर भांबू ने ये बयान दिया है। कार्यक्रम में विधायक भांबू ने 16 गौशाला समितियों के अध्यक्ष व उनके पदाधिकारियों का सम्मान भी किया। मुख्यमंत्री जी दिन रात एक कर रखी है। जल शक्ति मंत्री जी जयपुर पधारे थे, उन्होंने भी यमुना जल समझौते के बारे में कुछ सकारात्मक बातें कही और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने उद्बोधन में यमुना जल का बात को दोहराया है और निश्चित रूप से यमुना जल समझौता साल भर में अच्छी गति में आ जाए। जयपुर के भाकरोटा हादसे के बाद बनी जांच कमेटी की अनुशंसा पर डीपीएस कट को बंद कर दिया गया। भाकरोटा हादसे के पहले और बाद में भी इस कट पर कई हादसे हो चुके थे। कुछ दिन पहले यहां कोयले से भरा ट्रक पलट गया था, हालांकि इस दौरान कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। देखिए रिपोर्ट। भाकरोटा अग्निकांड पर जांच कमेटी की अनुशंसा, बंद किया गया डीपीएस कट, एनएचएआई अधिकारी भी अलर्ट, साइन बोर्ड लगाने का काम शुरू। 20 दिसंबर की रात राजधानी जयपुर के अजमेर रोड स्थित भाकरोटा पर ये वही कट है जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ था और उसमें कई लोगों की जान जो है वो चली गई थी। अब इस कट को जो है वो बंद कर दिया गया है। तमाम जो जांच एजेंसी की जो अनुशंसा थी उसके आधार पर इस कट को जो है वो अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 20 दिसंबर को भाकरोटा हादसे के बाद बनी जांच कमेटी ने माना है कि अजमेर हाईवे पर डीपीएस कट खतरनाक है और इसे बंद किया जाना चाहिए। जांच कमेटी की अनुशंसा के बाद डीपीएस कट को करीब 1 महीने बाद ही सही लेकिन बंद कर दिया गया है। न सिर्फ जांच कमेटी बल्कि एनएचएआई के उच्चाधिकारियों और इसकी इंटरनल कमेटी कट को हादसों के लिए जिम्मेदार मान रही थी। न्यूज 18 भी भाकरोटा हादसे के दिन से ही इस यू टर्न को लेकर प्रमुखता से खबर दिखा रहा था। बताया जा रहा है कि भाकरोटा हादसे से पहले और बाद में भी कई हादसे डीपीएस कट पर हो चुके थे। बीते शनिवार भी यहां कोयले से भरा ट्रक पलट गया था। जो अजमेर की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है वो नरसिंहपुरा पुलिया से सेज होते हुए नेवटा से वापस रिंग रोड पर चढ़ जाएंगे, वो टोंक और आगरा के लिए जाएंगे। अच्छा। और जो जयपुर जाने वाले हैं इधर से वो नरसिंहपुरा पुलिया से यू टर्न करके भाकरोटा होते हुए जयपुर चले जाएंगे। तो इसमें कितनी और लंबी दूरी करनी होगी, क्योंकि जो जयपुर से आ रहा है उसे अगर वापस जयपुर जाना हो तो वो कैसे जाएगा? इस कट से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी है, ज्यादा दूरी नहीं है, वो आराम से अपना टर्न लेके आ जाएगा। आप लोगों के लिए काफी मुश्किल थी क्योंकि यहाँ पर लगातार हादसे होते थे। हाँ, अब थोड़ा इसमें हमारे लिए स्मूथ रहेगा कि उधर से ट्रैफिक निकल जाएगा, उधर से ट्रैफिक नहीं होगा और इस प्रकार के हादसे नहीं होंगे। इस प्रकार के हादसे भी नहीं होंगे। मौत के कट को बंद कर दिया गया। अब यहां से यू टर्न लेकर रिंग रोड जाने वाले वाहनों को नरसिंहपुरा फ्लाईओवर के नीचे महिंद्रा सेज होते हुए रिंग रोड पर शिफ्ट किया जाएगा। फैसले के बाद एनएचएआई अधिकारी अलर्ट मोड पर आए और साइन बोर्ड लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। ये जो है वो सीमेंट के ब्लॉकेज के जरिए ये कट जो है वो अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हालांकि अब अगर किसी को यू टर्न लेना हो तो उसे करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता जो है वो बिताना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो जो व्यवस्था वैकल्पिक इंतजाम किए हैं उसके तहत जो है वो यू टर्न लिए जा सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल इस मामले में बहुत बड़ी खबर ये है कि भाकरोटा जो हादसा हुआ था, जिस यू टर्न के चलते ये पूरा हादसा हुआ था, उसे जो है वो अब बंद कर दिया गया है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। 40 लाख की नकबजनी का बड़ा खुलासा हुआ है। नेपाली नौकर पंकज थापा ने नकबजनी की थी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पिता पुत्र समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जनता कॉलोनी में कैलाश गोयल के घर नकबजनी की थी। पंकज थापा को पिछले साल 12 दिसंबर को नौकरी पर रखा था। आदर्श नगर इलाके में 40 लाख रुपए की नकबजनी का यह पूरा मामला है। आपको बता दें कि 15 जनवरी की रात को मकान मालिक कैलाश गोयल परिवार के साथ बाहर गए थे और उसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ी जानकारी जयपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर नेपाली नौकर पंकज थापा ने नकबजनी की थी। 40 लाख की नकबजनी का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने पिता पुत्र समेत 3 आरोपियों को पकड़ा है, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि पंकज थापा को पिछले साल 12 दिसंबर को नौकरी पर रखा गया था और 15 जनवरी की रात को मकान मालिक कैलाश गोयल परिवार के साथ
बाहर गए थे और उसी दौरान जो है ये वारदात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 40 लाख की नकबजनी का ये पूरा मामला है जिस पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। नेपाली नौकर पंकज थापा ने नकबजनी की थी। पिता पुत्र समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पुलिस अब इनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, 40 लाख की नकबजनी का बड़ा खुलासा हुआ है, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल आदर्श नगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है 40 लाख रुपए के नकबजनी के मामले में, जिसमें कैलाश गोयल जो कि जनता कॉलोनी के रहने वाले हैं ब्लॉक में 12 दिसंबर 2024 यानी पिछले साल एक नेपाली नौकर पंकज थापा को नौकरी पर रखा था घरेलू कामकाज के लिए। उसके बाद 15 जनवरी को जब कैलाश गोयल का परिवार एक रिश्तेदार के यहाँ पे कीर्तन करने के लिए गया तो रात को जब लौट करके आए तो देखा कि पंकज थापा और 3 साथी ये पूरे घर के ताले तोड़ करके करीब 40 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात कीमती सामान चुरा करके भाग निकले, जिसकी सूचना आदर्श नगर थाना पुलिस को दी। उसके बाद आदर्श नगर एसएचओ धर्म सिंह, उसके अलावा स्पेशल टीम के धर्मेंद्र कुमार और सब इंस्पेक्टर शीला, कांस्टेबल दिनेश की टीम को बनाया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जब पहचान की तो लगातार ट्रेस करते हुए जो पुलिस टीम है दिल्ली पहुंची और वहीं पर पंकज थापा के 3 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये सभी लोग नेपाल भागने की फिराक में थे और इनसे लाखों रुपए की जो चोरी हुआ सामान था वो भी काफी कुछ बरामद कर लिया गया है। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसमें झपट बहादुर सौप, उसका बेटा राजेश बहादुर और एक अन्य कृष्ण बहादुर, 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दिल्ली से पकड़ा है और जो मुख्य मास्टरमाइंड है पंकज थापा, उसकी जो तलाश है वो पुलिस कर रही है। ये भी बताया जा रहा है कि झपट बहादुर पहले भी मुंबई में इसी तरह की वारदातों में गिरफ्तार हो चुके हैं। कि जो गैंग है प्रोफेशनल गैंग है, घरेलू नौकर के लिए पहले नौकरी हासिल करती है, उसके बाद कुछ ही दिनों में मकान मालिक को झांसा दे करके या फिर चकवा दे करके या फिर मौका पाकर वहां से लाखों रुपए के कीमती सामान चुरा करके भाग निकलती है। तो बड़ी सफलता आदर्श नगर थाना पुलिस को एसएचओ धर्मेंद्र सिंह और कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार को मिली है। जी बिल्कुल विष्णु, ये बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कोटा में कांग्रेस नेता अमीन पठान की क्रिकेट एकेडमी को जो है बुलडोजर से गिरा दिया गया। आपको बता दें कि आरोप है कि वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर इस एकेडमी को बनाया गया था और कुछ दिन पहले वन विभाग की तरफ से अमीन पठान को नोटिस भी जारी किया गया था। देखिए रिपोर्ट। अमीन पठान की क्रिकेट एकेडमी पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाने के आरोप, करीब 38 स्क्वायर फीट जमीन कराई गई मुक्त। प्रदेश कांग्रेस महासचिव और आरसीए के उपाध्यक्ष रहे अमीन पठान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोटा विकास प्राधिकरण ने अनंतपुरा इलाके में अमीन पठान की अनंतपुरा क्रिकेट एकेडमी पर अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई की। पुलिस की मदद से केडीए ने 38,000 स्क्वायर फीट जमीन को अतिक्रमण से मुक्त किया है। कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा पुलिस और वन विभाग की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर वन और केडीए की भूमि को पूरी तरह कब्जा मुक्त किया। कार्रवाई शनिवार सुबह 10:30 बजे शुरू हुई, जो दोपहर 1:30 बजे तक चली। केडीए और पुलिस विभाग के साथ वन विभाग की टीम एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर चला रही है और इसके साथ ही पूरी की पूरी जो क्रिकेट एकेडमी है उसे यहाँ पर जमींदोज किया जा रहा है, उसे यहाँ पर धराशायी किया जा रहा है। देख सकते हैं आप कि किस तरह से जेसीबी मशीन के साथ में यहाँ पर जो कच्चा पक्का निर्माण कार्य हो रखा था उसे यहाँ पर खत्म किया जा रहा है, उसे यहाँ पर मिटाया जा रहा है। लगातार जो जेसीबी मशीन है, जो यहाँ पर कमरे बने हुए थे, क्रिकेट पिच बनी हुई थी, उन्हें यहाँ पर गिराने का काम कर रही हैं। देख सकते हैं आप कि ये कितनी बड़ी भूमि थी, करीब 4 से 5 बीघा के करीब ये पूरी की पूरी भूमि थी, जिस पर ये पूरा कब्जा जो है वो कांग्रेस नेता अमीन पठान ने क्रिकेट एकेडमी बना करके किया हुआ था। इससे पहले 13 जनवरी को वन विभाग की टीम ने भी यहां कार्रवाई की थी। आपको बता दें कि इस भूमि पर क्रिकेट पिच और पक्का निर्माण किया हुआ था। जेसीबी मशीन के जरिए पूरे निर्माण को ध्वस्त किया गया है। इसके साथ ही जितना भी कब्जा सरकारी जमीन पर था उसे कब्जा मुक्त किया गया। एहतियातन पुलिस का भारी जाब्ता भी इस दौरान मौजूद रहा। वन विभाग की तरफ से नोटिस पहले ही दे दिया गया था और नोटिस देने के साथ में इस पूरी कार्रवाई को
अमली जामा यहाँ पर आज पहनाया गया है। एक तरफ तो क्रिकेट पिच, कमरे, दीवारें और दूसरी तरफ उसके अगल बगल में थे वो और पक्के निर्माण हो रखे थे जो अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं, उनको हटाया गया। इससे पहले मई 2024 में भी वन विभाग की टीम में अमीन पठान के फार्म हाउस पर कार्रवाई की गई थी। वन विभाग और पुलिस की टीम ने अनंतपुरा इलाके में 15 बीघा वन भूमि पर बनाए गए अमीन पठान के फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया गया। इस पूरे अवैध अतिक्रमण को यहाँ पर धराशायी कर दिया गया है। एक बड़े ऑपरेशन के साथ में कांग्रेस नेता अमीन पठान की तरफ से वन विभाग और केडीए की जमीन पर बनाई हुई क्रिकेट एकेडमी को जमींदोज कर दिया गया है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से ज्यादा जिलों के 50,000 से ज्यादा गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड बांटे। और इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने आज के दिन को भारत के गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऐतिहासिक बताया और सभी लाभार्थियों और नागरिकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के तहत दिल्ली से वर्चुअल जुड़े और इस दौरान कई राज्यों के लाभार्थियों से भी बातचीत की और स्वामित्व योजना के तहत मिले लाभ के बारे में जानकारी लेते हुए दिखे। तो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, अजमेर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, अलवर, डूंगरपुर से लोग जो है जुड़े। जिन राज्यों में संपत्ति कार्ड बांटे गए उनमें छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम और साथ ही साथ आपको बता दें कि ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल थे। पंचायती राज मंत्रालय की ओर से स्वामित्व योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पट्टे में प्रॉपर्टी पार्सल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों को संबोधित किया और उनसे संवाद किया। पीएम मोदी ने श्री गंगानगर जिले के एक लाभार्थी रचना से भी बातचीत की। जिला स्तर पर इस कार्यक्रम का प्रसारण हनुमानगढ़ रोड स्थित ब्लूमिंग डेल्स इंटरनेशनल स्कूल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। स्वामित्व योजना के तहत पट्टा में प्रॉपर्टी पार्सल प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार का आभार जताया। पूछा था मेरे को भी आपको स्वामित्व कार्ड मिला, उससे आपको क्या फायदा हुआ? सर, मेरे को बहुत फायदा हुआ है। मैं 20 सालों से उस मकान में रह रही हूँ, उसका कोई दस्तावेज नहीं था मेरे पास और सर वो प्रॉपर्टी कार्ड मेरे को मिला, स्वामित्व योजना का कार्ड मेरे को मिला, तो उससे सर मैंने 7,45,000 रुपए का लोन उठाया और मैंने दुकान की है घर पे और मैंने बच्चों का उच्च शिक्षा का सपना पूरा किया है। तो सर मेरे को बहुत खुशी हुई, मेरा परिवार भी बहुत खुश है। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की सादगी का एक नजर और दौसा में उस समय देखने को मिला जब वह स्वामित्व योजना के लाभार्थी के घर पहुंच गए। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने हाजिया का बास में स्वामित्व योजना के लाभार्थी बुद्धाराम बैरवा के घर पहुंचे और स्वामित्व योजना के तहत लाभार्थी बुद्धाराम को प्रॉपर्टी कार्ड मिलने पर शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अब इस प्रॉपर्टी कार्ड के जरिए वो बैंक से लोन ले सकते हैं और कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ लाभार्थी के आंगन में चबूतरे पर देसी अंदाज में बैठ गए और वहां लोगों की जन सुनवाई भी की। जिनको पूरा का पूरा पट्टा मिल गया, बुद्धराम जी के घर के अंदर 7 लोग हैं और 7 लोग यहाँ रहते हैं। ये 20-30 साल से बोल रहे हैं, 20-30 साल से यहाँ रहते हैं, लेकिन 30 साल से ये सरपंच साहब भी खड़े, सरपंच साहब बता रहे गांव के अंदर करीब 15 दिन के अंदर पूरा ड्रोन सर्वे हुआ, उससे बोलते हैं कि 15 एक पट्टे तो दे दिए और बोले 20 एक पट्टे और देते। सम्मेलन में सीएम भजन लाल कर्नाटक दौरे पर सीएम भजन लाल शर्मा, ये सीधे लाइव तस्वीर। वरिष्ठ स्वामी जी आर्ट ऑफ लिविंग, उनके भी चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। विराजे हुए सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद चाहता हूं और हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष कर्नाटक ब्राह्मण महासभा के श्री अशोक जी हरनाहल जी का भी मैं नमस्कार करता हूं और उनको इस बात के लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि एक साथ आप सभी के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला
इसके लिए मैं आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, परम श्रद्धेय, क्योंकि कर्नाटक के तीर्थ स्थल उडुपी के कृष्ण मंदिर, गोकर्ण के शिव मंदिर, श्रृंगेरी के। और अभी आप सुन रहे थे सीएम भजन लाल को, जो कि कर्नाटक दौरे पर। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में फिल्म इमरजेंसी को लेकर सिख समुदाय में भारी आक्रोश देखने को मिला है। आपको बता दें कि कोस्मो सिनेमा हॉल के बाहर सिख समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और फिल्म के प्रसारण को रोकने की मांग की। बढ़ते विरोध को देखते हुए सिनेमा हॉल में इमरजेंसी फिल्म का शो नहीं हो सका। सिख संगत का कहना है कि फिल्म इमरजेंसी में कुछ दृश्य और संवाद हैं जो सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि इस फिल्म का प्रसारण तुरंत बंद किया जाए। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।